अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बाबरी मस्जिद शहादत केस की, जिसमें 32 के 32 मुल्ज़िमान को भारतीय अदालत ने बरी कर दिया। एक ऐसा मुकदमा जो 28 साल चला, 46 अफराद पर फर्द जुर्म आयद हुई। इसमें 16 अफराद केस की कार्रवाई के दौरान इंतकाल कर गए। यहाँ तक कि जज के ओहदे की मुद्दत में तौसी भी कई बार की गई, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अदालत को कोई भी शख्स कसूरवार दिखाई नहीं दिया। इस केस में चूंकि बीजेपी के रहनुमा सिर्फ फहरिस्त थे, इसलिए इस बात में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि मोदी सरकार आने वाले इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज हुई हो। दूसरा ये कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ अपीलों के केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़े सख्त किस्म के रिमार्क सामने आए हैं। इसका एक कमेंट ये भी है कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है और मुल्जिम को पता है कि वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर गया है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के लिए मफरूर, इश्तिहारी, करप्ट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल उनके मुस्तकबिल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, इस पर भी प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे NCOC के इजलास के हवाले से कि जिसमें कराची में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश सामने आया है और ये भी तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है कि हो सकता है आने वाले दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को भी अपनाया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुग़ताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़हर साहिबा भी। ज़ुनैरा बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी और लॉ एक्सपर्ट हैं राजा आमिर अब्बास साहब, वो भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूए बहस बनेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बाबरी मस्जिद शहीद केस के हवाले से। भारतीय अदालत ने आज फैसला दिया, जैसे कि मैंने इब्तदाई में भी बताया कि 28 साल बाद इस केस का फैसला सामने आता है, जिसके तहत बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK एडवाणी समेत तमाम 32 के 32 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का वाकया मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया, इसलिए अदालती फैसले में वाकये की वीडियो को भी जाली करार दिया गया और यह भी कहा गया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए इन 32 के 32 मुल्ज़िमान को अदालत रिहा करने का फैसला देती है या बरी कर देती है इस केस के हवाले से। लेकिन क्या हम कह सकते हैं चूंकि ये फैसला, इसमें बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट बीजेपी के कुछ सीनियर रहनुमाओं के सामने आई है, तो क्या मोदी सरकार इस केस पर असरअंदाज हो रही है? नासिर चुग़ताई साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है आज के आने वाले फैसले के हवाले से कि ये जो केस का फैसला सामने आया, मोदी सरकार का असली चेहरा दुनिया के सामने अब आया हो जाएगा इस फैसले के बाद? नहीं, मोदी सरकार का तो असल चेहरा आया हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, जिसके बाद हमारे 2 सहाफ़ी शहीद भी हुए उसको बनाने में, उसके बाद UNA की रिपोर्ट, फिर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट, फिर अमेरिकन रिलीजियस फोरम की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट सब सामने हैं। तो चेहरा तो दागदार है, मतलब इल्ज़ामात से भरपूर है, उस पर ज़ख्म है, उनका दिमाग भी ख़राब है, उनकी आंखें भी ख़राब हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ इतना आला सलूक क्यों हो रहा है जब वो मुजरिम ठहरे? हर रिपोर्ट में मुजरिम ठहरे हैं वो UNA की हो या यूरोपीय यूनियन की हो या अमेरिकी रिपोर्ट हो, तो उनके साथ फिर वही मुआहदे हो रहे हैं, वही असलहा बेचा जा रहा है, वही तेल की रिफाइनरी वहाँ पे लग रही हैं, वहीं उनसे इक़्तिसादी ताउन हो रहा है। किसी ने आज तक एक पैसे का मुआहदा कैंसिल नहीं किया उनसे। और जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक़ है, तो मैं यह कर दूं कि ये फैसला तो बहुत पहले हो चुका था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नहीं, RSS की अब अंडर में आ चुकी है, क्योंकि कश्मीर का जो मामला हुआ, उस कश्मीर के मामले पर 370 और 36A इनका जो पिटीशन फाइल हुई, उस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। उस पर अब तक फैसला नहीं हुआ। कश्मीर मुआशरे में मुसलमानों के जो मामला थे सिटीजनशिप एक्ट के तहत, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वो पिटीशन अभी तक उसमें है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। ये कहते हैं मनसूबाबंदी नहीं हुई। मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं समझता हूँ कि अडवाणी की रथ यात्रा, जिसमें अडवाणी बिहार से निकल के और यूपी से निकल के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से घूमते हुए अयोध्या फैज़ाबाद पहुँचे थे। हम तो फैज़ाबाद कहते हैं उसको। फैज़ाबाद पहुँचे थे। वो रथ यात्रा
इस बात का आगाज़ थी कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाए। और फिर जब दूसरा जुलूस आया, तीसरा जुलूस आया और चौथे जुलूस ने आके उस पर अटैक कर दिया। अगर ये मनसूबाबंदी नहीं थी तो 1 लाख आदमी कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? उनके पास हथौड़े फावड़े कुल्हाड़े कहाँ से आ गए? उनके पास वो रस्सियाँ और वो रस्सियों के जीने कहाँ से आए जो उन्होंने गुंबद पे डाले या चढ़े ऊपर और गुंबदों को तोड़ा, गिराया और अंदर जाकर बर्बादी फैलाई। तो मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसला कोई फ़ैसला है। ये एक मुनाफिकाना एक आरएसएस का हैंड आउट है ये जो जारी किया गया है। एडवाणी साहब बाद में बदले, थोड़ा सा तब्दील हुए, बहुत से लोग बदले बाद में, लेकिन असल मुजरिम बाकी रहा। और असल मुजरिमों को 32 आप बता रही हैं, 32 को बरी कर दी गया। कुछ मर चुके हैं, कुछ खप चुके हैं, कुछ अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, किसी को कोड़ हो गया है, किसी को जजाम हो गया है। लेकिन वो 1 लाख लोग जो उस जुलूस में शरीक थे जिसने हमला किया, उनको तो आपने निकाल दिया था FIR से, कहा था इनकी शनाख्तें नहीं हो रही। तो उस अम्बोए कसीर को भी निकाल दिया, मुलजिमों को, मुजरिमों को साफ बरी कर दिया। तो ये चेहरा वेरा सब सामने लोगों के, और कोई कुछ नहीं करेगा। सही। और फैसला आप कह रहे हैं कि एक मुनाफकत है, ये फैसला नहीं कहलाया जा सकता। ब्रिगेडियर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सर, इस सवाल की तरफ भी आऊंगी, साथ इस पॉइंट को ऐड करते हुए कि कल खबर आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम अकाउंट्स इंडिया में फ्रीज कर दिए जाते हैं। कल ये वाकया होता है, आज ये फैसला मंजर-ए-आम पर आ जाता है। इसके बाद भी दुनिया के सामने मोदी सरकार का चेहरा अभी भी बहुत कुशादा है, बड़ा सफेद है, बड़ा साफ और शफाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। असल में ये सिर्फ मोदी सरकार की तो बात है नहीं। इंडिया 1947 से लेके अगर आप तारीख़ को 1947 की तारीख से अभी तक मुताला करें और जो सोशल साइंटिस्ट जो कुछ लिखते हैं उसको भी पढ़ लें, तो ये उसके बाद से लेकर अब तक डेवलपमेंट ये है कि पहले एंटी मुस्लिम राइट्स होते थे। मुजफ्फरनगर से चले, आपको ऑपरेशन पोलो हैदराबाद याद होगा, गुजरात किलिंग आपको याद होगी, गुजरात किलिंग 2003 आपको याद होगी, नीली में जो फसादात हुए थे वो याद होगी, भागलपुर में जो मुसलमानों को मारा गया था वो याद होगा। वो तमाम चीज़ें इंडिया में कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती रही हैं, इसलिए कि जो हिंदूज़ थे, हिंदूज़ जो वहाँ पे जो थी कम्युनिटी, उसने इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था कि पाकिस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ उससे पहले बड़े सगीर में रूल जो था वो मुसलमानों का था। तो दे वर लिविंग इन एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो किसी ज़माने में एंटी मुस्लिम राइट्स की सूरत में सामने आता था। अब ये तारीखदान ये कहते हैं कि ये अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सूरत इख्तियार कर गया है। और जैसे नासिर बेग साहब ने रेफरेंस दिया राम यात्रा का, उसके बाद अब देखें तो वहाँ पे पार्टी जो वजूद में आई है वो RSS है, वो VHP है। उसने ये राइट्स तो दूर की बात है, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि बेटी बचाओ बहू लाओ। अब उसके जब आप अखलाकियात की, लीगैलिटी की, सोशल साइंसेस के जो बेसिक पहलू होते हैं उनकी आखिरी तह तक, लास्ट लिमिट तक चले जाएं, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आप उन अदारों के ऊपर गालिब होना शुरू हो जाते हैं जो अदारे एक आम आदमी को इंसाफ देने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आम आदमी चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित हो, या ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। अगर इंडिया की आप बात करें, आपको याद होगा याकूब मेमन को फांसी दी गई थी। याकूब मेमन को जब फांसी दी गई थी नागपुर जेल में, तो उसके BBC का एक व्यू पॉइंट आया था। उसके वकील ने कहा था कि इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता कि 29 तारीख की शाम को हम उसकी मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं और 30 तारीख की सुबह 30 जुलाई 2015 सुबह 6:30 बजे उसको जो है हैंग कर दिया गया। फिर सिटीजनशिप एक्ट देख लें जिसकी अभी तक इतनी सारी जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं पिटीशंस पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो माउस ने जो अपील दायर की हुई हैं अपने लीगल राइट्स के लिए, उसको उठा के पढ़ लीजिए। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट कभी भी कि आप जितने उनके फैसले उठा के पढ़ेंगे, और मैं बहुत सारे फैसलों को आपका रेफरेंस दे सकता हूँ जिसके अंदर आपको सेक्टेरियन या एक रिलीजियस एंगल नज़र आएगा। इससे पहले ही जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ जिसमें हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट क्या कह चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी जगह पर कोई आसार नहीं मिले। अब जरिए आप डरिए उस वक्त से जिस वक्त बीजेपी के एक लीडर ने भी एक क्लेम किया कि जहाँ पे ताजमहल बना है वहाँ भी नीचे एक मंदिर हुआ करता था। तो अभी ये ताजमहल जो यूनेस्को की साइट है उसको भी गिराने जा रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त एक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फ्रेंजी की सूरत में है जिसके अंदर गालिब है फैशिज्म
और फैशिज्म का पार्ट बन चुके हैं अदारे। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर आप बिपिन रावत की जो इंडियन आर्मी चीफ है, उसकी जो इंडियन CDS चेयरमैन है, उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट उठा के पढ़े कि उसने क्या कहा है, वो किस तरह से BJP RSS के जो दहशतगर्दी के एजेंडे हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोई अचंभा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की खुद सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स चीफ जस्टिस हैं, वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जिस जगह पे, जिस मुल्क के अंदर गौ को माता कहा जाए, उसके पेशाब को पिया जाए, वहाँ ना इखलाक रहता है, वहाँ ना कानून रहता है, वहाँ ना सोशल स्टेटस रहता है। तो इंडिया तो इस वक्त एक ऐसे काले रंग के धंधे में पड़ा हुआ है जहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक से खेल रहे हैं, उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, औरतों की अस्मतदरी कर रहे हैं, बच्चों को ले जाके मार रहे हैं। इस वक्त आज की तारीख में 2 मुल्क हैं। एक मुल्क है इजराइल, जहाँ पे 10 साल से कम उम्र के 462 बच्चे हैं जिनको उन्होंने आज भी इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा है, और दूसरा मुल्क है इंडिया। इंडिया के अंदर भी जो अभी ये जो कश्मीर, मतलब आप ही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि ये बात दिख रहे हैं, आने वाले इस किस्म के फैसले हों या इंडिया की तरफ से इस किस्म के अंदोनाक इक़दाम उठाए जाए इंसानी हकूक़ की पामाली और खिलाफ वर्जियों के हवाले से, दुनिया जान चुकी है, लेकिन मौशी मफादात चूंकि लोगों के वाबस्ता हैं, इसलिए जो ताल्लुकात हैं वो ना ख़त्म होते हैं और ना ही एक ये कहा जाता है कि मोदी सरकार से सिफारती, तजारती या किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। कामरान, यही सिचुएशन, यही क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी, साथ ही साथ मैं इंडोर्स उसको भी करूँगी, पॉइंट को अपने एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले को। क्या एनालिसिस देंगे आप इस पर, सूरत हाल पर? देखिए, सबसे पहले जो ये अदालत का फैसला है जिसमें ये कहते हैं कि इसमें कोई मनसूबा बंदी नहीं हुई, ये सिर्फ ना भूलें कि ना सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद हुई बल्कि उसके बाद जो फसादात हुए उसके नतीजे में 3000 लोग मारे गए। तो इसका मतलब है कि वो कोई खलाई मखलूक थी जो उनको मार के चली गई। ये कितना मज़ाका फेस फैसला है कि इस फैसले के फ़ौरन बाद जो एक उसमें से मरकज़ी मुल्ज़िम थे जे भगवान गोयल, उन्होंने टीवी चैनल्स को जो इंटरव्यू दिया, मैं कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये अदालत ने जो फैसला दिया उन्हें खुद शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वो ये फरमा रहे हैं जनाब कि हमारे अंदर सख्त गुस्सा था, हर सैवककार के अंदर हिंदू मान जी समा गए थे, हमने मस्जिद तोड़ी थी, अगर अदालत से सज़ा मिलती तो हम खुशी से उसे सज़ा को कबूल कर लेते। अदालत ने सज़ा नहीं दी, ये हिंदू मज़हब की फ़तह है, ये हिंदू कौम की फ़तह है। ये एक मरकज़ी मुल्ज़िम हैं जो अदालत में पेश हुए, अदालत ने उनके सामने फ़ैसला सुनाया और अदालत से बाहर आकर ख़ुद वो टीवी चैनल के ऊपर एतराफ़ कर रहे हैं कि यस, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। और उसके बावजूद जो अदालत ये फरमा रही है कि इस तरह की कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। अगर आप तारीख उठा के देखें, खुद भारत के अपने जो चैनल्स हैं, NDTV की बहुत अरसा पहले बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर अगर आप चले जाएं, करण थापर और जो उनके बहुत नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की जिसमें एक एक डॉट को कनेक्ट किया गया। नरसिम्हा राव का उसमें इंटरव्यू है, अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू है, LK अडवाणी का, एक एक डॉट को कनेक्ट किया गया कि किस तरीके से प्री प्लान्ड ये सब कुछ किया गया। उसके अलावा इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, खुद भारत के अपने मुसन्निफीन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ किया गया। लेकिन उसके बावजूद अदालत वहाँ पर अंधी हो चुकी है। वजह उसकी ये है कि भारत, हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि जो हिंदू राष्ट्र, वो कहते हैं कि जो भारत है वो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पर किसी और अक़लियत की या किसी और मज़हब के फॉलोअर की जगह नहीं है। तो ये उसकी तरफ मार्च है। तो क्यों फिर एक जो वहाँ पर छोटी मोटी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये फैसला दे चुकी है एक मुतनाज़ा, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर की जगह तस्लीम कर लिया और 2 माह पहले मोदी साहब ने वहाँ पर इफ्तिताह भी कर दिया है। तो कोई भी वहाँ पर शख्स, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई अदालत हो, कोई सरकारी ऑफिशियल हो, प्राइवेट हो, वो हिम्मत कर ही नहीं सकता कि जो इस वक्त हिंदू मजहबी जनूनियत वहाँ पर है कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई करे। जहाँ तक बात है कि क्या दुनिया में ये उनका चेहरा अय्यां है, मेरे ख्याल में बिल्कुल अय्यां है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना हालिया सालों में जब से मोदी सरकार आई है, इंटरनेशनल मीडिया में लिखा गया है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कंडेम किया है, वो सारों के सामने है। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि क्या जो बैन अल-अक़वामी बिरादरी है, जो ताकतवर ममालिक हैं, क्या इस बुनियाद पर भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपने मफादात देखते हैं। उनके नज़दीक इंसानी हकूक़, उनके नज़दीक मोदी सरकार की ये फाशिस्ट पॉलिसीज़ बिल्कुल माने नहीं रखती। हम दूसरों से क्या गिला करें, हमारे अपने जो इस्लामी ममालिक हैं वो तक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस यही है कि हमारे यहाँ सानिया हो रहे हैं
माजी में भी आप देखते रहे हैं, रवांडा जेनोसाइड हो, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में जो मामलात हों, हमेशा जो बैन अल-अक़वामी बिरादरी खास करके ताकतवर ममालिक जब कत्लेआम हो गया उसके बाद उन्होंने अफसोस का इजहार किया। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही है, जब पानी पुलों से गुजर जाएगा तो उसके बाद शायद बैन अल-अक़वामी बिरादरी को एहसास होगा कि हमें पहले एक्ट करना चाहिए था। जुनेरा, Well, I would like to draw your attention कि for a very long time हम लोग जब इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते थे और वहाँ डिबेट्स होती थी तो इंडिया बड़ा प्राउडली अपना एक सेकुलर फेस वहाँ पे प्रेजेंट करता था, और जो दुनिया ने बाय भी किया हुआ था कि बहुत सेकुलर मुल्क है और इंटर फेथ शादियाँ भी होती हैं और सब कुछ होता है, लोग सुकून में रह रहे हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान? ये मुसलमान होने का जुनून आपको जो चढ़ा हुआ है और आपके जो टेररिज्म होती है वो सिर्फ मुसलमान ही करते हैं। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी जो उनकी उस वक्त की कंसाइज यूनिवर्सिटी थी और जो वहाँ की डिक्शनरी थी उसमें फंडामेंटलिज्म की डेफिनेशन चेंज की और उन्होंने लिखा कि एनी पर्सन हु एडहेयर्स टू द वेरी बेसिक ऑफ अ रिलीजन स्पेशली इस्लाम, उन्होंने इस्लाम का नाम लगा दिया कि फंडामेंटलिस्ट जो कि बहुत अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन को फॉलो करता है, ख़ास तौर पे अगर वो मुसलमान है तो वो जहादी है, वो फंडामेंटलिस्ट है। नाउ आई थिंक somebody should go back to Oxford University and tell them कि अब आपके डिक्शनरी में एडिशन होना चाहिए कि that person could also be a Hindu, that person could also be a white supremacist or whosoever, जो भी ऐसी हरकतें करता है। So number one, सेकुलर मुल्क नहीं है भारत। ये मोदी साहब का शुक्रिया अदा करें कि जो बहुत अरसे से दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ था वो इन्होंने आके एक तो वो पर्दा चाक कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त भारत में एथनिक क्लेंजिंग भी हो रही है, कल्चरल क्लेंजिंग भी हो रही है। ये बाबरी मस्जिद एक कल्चर का हिस्सा था ना, एक रिलीजन का हिस्सा था, तो वहाँ पे जेनोसाइड भी हो रही है, वही सब कुछ कश्मीर में हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है अंडर द नोज ऑफ यूएस, क्योंकि इस वक्त हम यूनिपोलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वन सुपर पावर ओनली। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो तो कम से कम आपको ब्लॉक्स के साथ बना के रखनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया इज़ प्रॉक्सी इन दिस रीजन ऑफ अमेरिका, वो हर वो काम करेगा जो उनकी कब की ख्वाहिश थी कि हम हिंदुस्तान में कर सकें और उसको एंडोर्समेंट हासिल रहेगी अमेरिका की। ये हमारा काम है कि इन सारी चीज़ों को इंटरनेशनल कोर्ट्स में कैसे लेके जाना है, डिप्लोमेसी में कैसे यूज़ करना है और इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हेल्प कैसे करनी है। सो बेसिकली ये बात भूल जाइए कि दुनिया ह्यूमन राइट्स को कुछ भी समझती है, उनको फ़र्क पड़ता है कौन से मज़हब का कत्लेआम हो रहा है। अभी कश्मीर में कितने मंदिर बनने जा रहे हैं आपको मालूम होगा, 700 से भी ज़्यादा वो मंदिर वहाँ बनाने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जब ह्यूमन राइट्स के नाम आए आप समझ जाएं कि किसी रीजन के ऊपर अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्ज़ाम लग रहा है तो वहाँ अमेरिका कुछ करना चाह रहा होगा या रशिया कुछ करना चाह रहा होगा या चाइना कुछ करना चाह रहा होगा, तब सिर्फ वो उस नेम प्लेट को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ लाइक, मेरे लिए दिस इज़ नो बिग न्यूज़, सिर्फ एक्सपोज होता जा रहा है, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी गुड। आप बेहतर तरीके से फाइट कर सकेंगे अपना को केस अगर चाहें तो। राजा अमीर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा अमीर अब्बास साहब बताइएगा, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इससे हवाले से पहले भी एक फ़ैसला सामने आया था, लेकिन अभी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? वाकई जो हम दिखाना चाह रहे हैं भारत का चेहरा पूरी दुनिया को वो आया हो चुका? देखिए, भारत का चेहरा एक तो वो है कि जनाब जब हम दिखाते हैं और हमसे पहले दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आज आपने कहा कि एमनेस्टी इंडिया के उन्होंने अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए, उसको बैन कर दिया, तकरीबन 14 और तनज़ीम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे उन सब ने कॉन्डेम किया। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स का कश्मीर में कहा था कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स भेजें और यहाँ पे एक जेनोसाइड की सी कैफियत है और इंडियंस ये कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमने आफ्टर ए लॉन्ग टाइम के हमने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू भी उठाया और हमने ये भी बताया कि जो बीजेपी की हुकूमत है या जो आरएसएस है और जो इनके लेके क्या चल रहे हैं, इनके पीछे थीम क्या है। असल में इस थीम को समझना है कि इनकी हिंदुवाता की थीम क्या है। उस थीम पे लेके जब ये निकल रहे हैं तो दुनिया को बताना है कि ये अब वो गांधी या नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है कि जो कि दुनिया में जाना जाता था कि ये एक सेक्युलर कंट्री है। आपके इल्म में है कि दुनिया की फेवरेट
टूरिस्ट ये कंट्री थी, लेकिन इस वक्त इसको इसी इश्यूज़ पे कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को क्रश किया जा रहा है। ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को, आप देखेंगे कि उनके अपनी भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें भी ब्राह्मण्स या क्षत्रिय ये उन्हें अल्टीमेटली उन्हें भी ख़त्म करने के और उन्हें भी नहीं मानते। अब बात है कि हम क्या दुनिया में उठाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ रियलाइज़ करने की है वो इंडिया की अपनी माइनॉरिटीज़ की जो वहाँ पे बस रही हैं, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स वहाँ पे हैं, जो क्रिश्चियंस वहाँ पे हैं और जो लोअर कास्ट के हिंदूज़ हैं, उन्हें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। वो भी एक बहुत बड़ी वहाँ पे माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा पैकेट है। तो उन्हें अपने राइट्स के लिए, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर वो आंखें बंद कर लेंगे और इस जुल्म को, उनको सबक सीखना चाहिए कश्मीर से कि जी देखिए कश्मीर में किस तरीके से वो मुकाबला कर रहे हैं इसका, हिंदू जो या बीजेपी का। इसी अंदाज में अब इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन माइनॉरिटीज़, इस वक्त है हम उनकी तमाम इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। अब बात हो रही है कि क्यों दुनिया की कम्युनिटी खामोश है। देखिए एक बात तो रियलाइज है, दुनिया में अब मज़हब ये चीज़ों से ज़्यादा इकोनॉमी और उनके मफादात लोग देखते हैं। अभी जैसे बात हुई कि इवन हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इंडिया की जो मंडी है अरबों की, वहाँ पे ये इतनी बड़ी मार्केट है कि हमको यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो शायद किसी और मुल्क से नहीं मिलता। जो यूएस है, यूएस देखता है कि ना सिर्फ कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, यूएस इसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखता है कि हमने किस तरीके से अगर इस रीजन में चाइना को काउंटर करना है, अगर हमने चाइना को रोकना है तो वो हिंदुस्तान या इंडिया में हम अपनी एक स्ट्रेंथ शो करेंगे, एलाइज बनेंगे और इंडिया को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त इस इलाके में है कि चाइना किसी भी तरीके से एक रीजन की सुपर पावर, बल्कि रीजन की क्या दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है, तो उसको रोकने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन में अब अपने मफादात, उसके बाद मुस्लिम उम्मा के मफादात पाकिस्तान के कंधे पे इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया को बावर करा रहा है कि वो मुस्लिम उम्मा की एक सबसे मजबूत स्टेट है और मुस्लिम उम्मा का अलमदार जो है, अलमदार अब पाकिस्तान होगा और वो इनको लेके चलेगा। हम वो पुरानी जो चीज़ें हैं कि जिसमें आप देखिए कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, जिसको देखें कि जनाब हर कोई अपने मफाद की बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त के हालात में बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस अपनी डोमेस्टिक छोटे छोटे इश्यूज से हटकर इंटरनेशनल और रीजन के इन डेवलपिंग स्टोरीज की तरफ होना चाहिए कि इस रीजन में आगे 10 सालों में क्या क्या नई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। एक पॉइंट जो ऐड करना सिर्फ ज़रूरी है, अगर आप ये देखें कि LK अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जो उस वक्त 92 में जो वाक़या हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत का, वो लीड कर रहे थे। अब बीजेपी, आपको पता है कि LK अडवाणी वरना प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन जो हार्डकोर RSS की आइडियोलॉजी है उनकी नज़र में LK अडवाणी अब एक मॉडरेट हैं। मॉडरेट होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने कायदे-आज़म को सेकुलर कहा था, उसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। तो आप तसव्वुर करें कि एक शख्स जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत को लीड किया, वो जो करंट जो लॉट है RSS की और बीजेपी की, उनकी नज़र में वो मॉडरेट है। तो तसव्वुर करें मोदी, ये प्रज्ञा ठाकुर और आदित्य योगीनाथ, इनका माइंडसेट फिर क्या है। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन से मुतालिक नाज़रीन फैसला सुनाया था और हिंदू बिरादरी के हक में गया था और बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर तामीर करने का फैसला सुना दिया गया था। लिहाजा उस फैसले के बाद आज का जो फैसला है, हमारे तजज़ियाकार ये कहते हैं कि कोई खासे अचंभे की बात नहीं है। एक और अहम केस का जिक्र कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत हुई और इस समाअत के दौरान मोअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इंतहाई सख्त किस्म के रिमार्क्स मंजर-ए-आम पर आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है।
मुलजिम को पता है कि वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर यहाँ से गया है, वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पर हंस रहा होगा। ये वो रिमार्क्स हैं जो कि आज उनकी जानिब से दिए गए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुतादिद रिमार्क्स हैं जिन्हें मैं आगे चलकर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाऊंगी, लेकिन ये जिस किस्म के रिमार्क्स मंजर आम पर आए, इब्तदाई में मैंने कहा कि उनके लिए मफरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ समातों में, उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, करप्ट के हवाले से उनके लिए अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, करप्शन के केसेस पे उन्हें सज़ा भी हो चुकी है। नासिर भाई चुगताई साहब, इन सब के बाद साबिक वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? देखिए, मेरा ख्याल है कोर्ट के रिमार्क्स हैं, फैसला तो नहीं है। और कोर्ट के रिमार्क्स गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है ज़्यादा गौर से देखने चाहिए क्या है। मुलजिम निज़ाम को धोखा दे के कैसे चला गया? एक ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम जो आपने बना रखा है, आपने दर्जनों टेस्ट करवाए, दर्जनों डॉक्टर दिखाए, आपके शौकत खाना में डॉक्टर भी थे। मैं बार बार ये बातें दोहराता रहता हूँ ताकि आपकी याददाश्त में रहे। आपके वज़ीर सेहत पंजाब की वो इन्वॉल्व थी, सब इन्वॉल्व थे। एक पूरा सिस्टम था, अदालती निज़ाम था। अदालती निज़ाम ने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले के बाद आपने एक बॉन्ड की बात की, वो बॉन्ड उन्होंने भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम 7 अरब का बॉन्ड नहीं दे रहे आपको बिल्कुल। तो 50 रुपये के बॉन्ड की बात हुई। उसके बाद आपने कहा कि मैंने तरस खा के जाने दिया। ये पूरे हक़ाइक़ हैं, इस केस के अलावा कोई हकीकत नहीं है। अब इसमें निज़ाम कहाँ ख़राब होता है वो आप चेक कर लें। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इसकी इंक्वायरी कराएं, निज़ाम में कहाँ गड़बड़ हुई। रिपोर्ट्स जाली थी तो किसने बनाई? अगर डॉक्टरों की राय गलत थी तो किसने वो राय दी? अगर यास्मीन राशिद ये कहती रही बहुत बीमार हैं, फैसल ने भी कहा कि बहुत बीमार हैं, तो वो क्यों कह रहे थे? क्या वो भी मिले हुए थे निज़ाम को तोड़ने वालों से? तो ये बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इशूज़ सामने आएंगे। फिर एक रिमार्क ये आया, क्या हम उसने मफरूर कह दें? वो तो कौम से खिताब कर रहा है। तो अब ये भी हुकूमत को देखने की बात है, क्या नवाज़ शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी लगाएंगे आप? ये रिमार्क्स हैं तो आप उसका तजिया कर सकते हैं। क्या हुकूमत ये एक स्टैंड लेगी जाके हाई कोर्ट में कि नवाज़ शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाए? क्यों लगा दी जाए? फिर सवाल ये आएगा, क्या नवाज़ शरीफ की पार्टी गैर कानूनी है? क्या करदम करार दे दी गई है? क्या नवाज़ शरीफ गद्दार है? बहुत सी बातें सामने आएंगी। तो ये रिमार्क्स जो हैं वो जज इसलिए देते हैं कि वकील सरकार या वकील सफाई दोनों के दिमाग को पढ़ सकें। नहीं तो इनमें से आप ये कह रहे हैं कि इन रिमार्क्स का बराह रास्त ताल्लुक गवर्नमेंट की कैपेसिटी, गवर्नमेंट की कोशिशों से हो सकता है, मियां साहब से या साबिक वज़ीर आज़म से कोई उनके सियासी करियर पे या उनके मुस्तकबिल पे कोई असरअंदाज नहीं होंगे? नहीं, गवर्नमेंट अपने आप को देखे ना, क्या किया उसने, क्यों जाने दिया? ठीक है, मतलब आपको उनका सियासी मुस्तकबिल ठीक ही मालूम होता है, उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं है इसके बावजूद। राजा मेरे पास साहब, आपके पास सियासी मुस्तकबिल किसी का खतरे में नहीं पड़ता। ठीक है, एक टेक्निकल पॉइंट ऐड करते हुए आपके पास आऊंगी। अदालत ने कहा कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं, वो कल ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते कि मुझे मौका नहीं दिया गया। इसके बाद उनका सियासी मुस्तकबिल आपको कहाँ स्टैंड करता दिखाई दे रहा है? देखिए, ये उन्होंने अदालत ने इस वजह से कहा कि आपके इल्म में होगा, इससे पहले कि जब हाईजैकिंग के केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी और उसके बाद उनकी वो सज़ा की माफ़ी हुई, सदर साहब ने माफ़ किया, वो बैरून मुल्क चले गए। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरी सज़ा तो माफ़ हुई थी लेकिन मेरी कन्विक्शन, मैं आज भी एक मुजरिम हूँ, जो कि मियाँ नवाज शरीफ आज भी हैं एक मुजरिम है। तो उन्होंने उसके लिए एक रिव्यू फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो रिव्यू तकरीबन 8-9 साल की डिले के बाद फाइल हुआ कि जिसकी कंडोनेशन उन्होंने देनी थी। तो उसकी कंडोनेशन यही दी कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया गया और ऐसे हालात नहीं थे कि मैं वापस आ सकता था। अब भी गालिबन उनकी ज़हन में यही बात है कि फिर मैं किसी स्टेज पे चला जाऊंगा और जाके कहूँगा कि जनाब शायद मुझे इल्म नहीं था या हालात। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए अदालत अब यकीनी बना रही है
कि वो जो किसी को मफरूर डिक्लेयर करने से पहले, किसी को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने से पहले जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम, जिसमें उस प्रोसेस सर्वर का जो कि वो लेके गया नोटिस लंदन में यूके हमारी हाई कमीशन का, उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, और ये तमाम चीज़ें इनकी स्टेटमेंट्स होंगी अदालत में, ताकि कल को वो आके इस हमारे निज़ाम को या इस अदालती निज़ाम को या इन कवानीन को मजाक न समझे, अपने घर की लौंडी न समझे कि जिस वक्त मर्जी होगी मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा, अपनी अपीलें दोबारा से खुलवा दूंगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो चैप्टर हैं, और जिसमें ये जो आज अदालत की ऑब्जर्वेशन थी, ये ऑब्जर्वेशन अदालत ने बड़े सोच समझ के दी कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो पहले उन्होंने क्यों जाने दिया। अब देखिए, ये बात हमदर्दी की बुनियाद पे अगर जाने दिया तो कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि आपको अपनी हमदर्दी का कोई राइट या आपको ये डिस्क्रिशन हासिल है कि आप हमदर्दाना किसी चीज़ पे गौर कर सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैनामा के केस में आई थी, जब मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि मैंने बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना है, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि क्या कोई ऐसी नज़ीर या मिसाल मौजूद है कि कोई ऐसा कॉन्विक्ट जिसको सज़ा हुई हो उसको हमने बैरून मुल्क जाने दिया हो, और जब वो हमारी जुरिस्डिक्शन से किसी और जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा तो फिर उसको लाया कैसे जाएगा, और इसका जिम्मेदार कौन होगा कि एक मुजरिम जो कि सलाखों के पीछे होना था वो बैरून मुल्क अपने अपार्टमेंट्स में एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको देख के कोर्ट ने कहा कि वाकई ही आज वो शख्स वहाँ पे उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जिनको फोरफीट कर लिया गया है, जिनको हुकूमत पाकिस्तान के हक में जब्त करने के ऑर्डर्स हैं, उन्हीं में बैठ के वहीं से वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए यहाँ पे पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। और वाकई ही कौम जो कि समझती है कि जनाब, अब भी वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ, तो अदालत ने कहा कि कौम भी को भी वो देख के और हुकूमत के इस फैसले को भी देख के वो हंस रहे होंगे, लेकिन ये बात हंसने से ज़्यादा रोने की है कि इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, इस मुल्क के जिन्होंने आइन का औथ उठाया और उसी आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसी अदालतों की उन्हीं कवानीन को वो पसे पुष्ट डालते हुए वहाँ पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब कोविड ख़त्म होगा, जब मैं तंदुरुस्त हूँगा, जब मेरे डॉक्टर्स मुझे कहेंगे कि आप वापस चले जाएं। तो फिर सियासी लड़ाई हो, राजा मीर अब्बास साहब कानूनी हो, विन विन सिचुएशन, दोनों मैटर में साबिक वज़ीर आज़म या साबिक की नजर आ रही है। सियासी तौर पे उनका जो ये बाहर ठहरना है वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह उनका वो बयानिया बन गया है कि जो उन्होंने APC में की और जो उन्होंने इस मुल्क के अदारों इस्टेब्लिशमेंट, तो डैमेजिंग है वो उनके लिए, वो इंतहाई ना सिर्फ उनके लिए डैमेजिंग है, उनकी पार्टी के लिए है। और जो उनकी पार्टी ऑलरेडी टूट फूट का शिकार हो रही थी, अब उसमें मजीद लोगों ने देखना है कि क्या हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हम तो लंदन में भागे हुए नहीं हैं, क्या हम अपने मुल्क में रहते हुए अपनी अफवाज के खिलाफ जबकि बहारत और ये आसपास देखें इस किस्म का बयानिया दे सकते हैं। तो ये वो लम्हा फिक्रिया है कि जो सियासतदानों को भी सोचना है और अवाम को भी और अदालतों को भी। NBC यू कमेंट क्विकली, फिर मैं कामरान के पास मुझे जाना है इस सवाल के साथ। राय साहब बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त लॉ पे डिबेट करते हैं। थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है कि उनका बयानिया नहीं राय साहब, वली खान से लेकर आज तक तमाम बयानिए फ़ौज के खिलाफ गए। इमरान खान साहब के इंटरव्यू, अवामी अदालत, भारतीय TV, पाकिस्तान में उनके जलसे, उनका कंट्रोल जमहूरियत को कंडेमिनेशन कि पाकिस्तान में कंट्रोल जमहूरियत है, ये चाहते हैं कि हर चीज़ कंट्रोल। मैं इस पर तफसील में नहीं जाऊँगा, आप गूगल खोल लें, सर्च कर लें, सब ने बयान दिए हैं। तो इस पर तो मैं डिबेट करना मैं नहीं चाहता। चलें, सब इसके अगर मुजरिम है तो सब मुजरिम है और सबको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है कामरान। देखें, जहाँ तक सियासी मुस्तकबिल की बात है उसके 2 पहलू हैं। एक सियासी मुस्तकबिल, तो अगर आप कहें कि वो क्या वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बन सकते हैं या मेंबर कौमी असम्बली बन सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो तो आज की अदालत के रिमार्क्स को आप परे भी रखते हैं, वो बन नहीं सकते, तहाजात उनको नाअहल करार दिया गया है।
अनटिल के कोई सुप्रीम कोर्ट या बड़ी अदालत को इस फैसले को ओवरटर्न कर दे, वो तो उनका सियासी मुस्तकबिल उस तरह से नहीं है। लेकिन क्या सियासी तौर पर वो इररेलेवेंट है या आज के जो रिमार्क्स हैं उनके बाद इररेलेवेंट हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो रिमार्क्स या जो भी अदालत कह रही है इसका फ़ायदा यकीनन उनके मुखालफिन को होगा। ये जो हुकूमत है, जो उनके क्रिटिक्स हैं, वो यकीनन इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि आप एक तरफ कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अदालती फैसलों को नहीं मानते। जहाँ तक उनके सपोर्टर्स की बात है जो उनके लिए मैटर करते हैं, वो तो फ्रॉम डे वन जो हार्ड कोर मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, वो तो इस चीज़ पे बिलीव करता है जो नवाज शरीफ कहते आए हैं कि उनको एक साजिश के ज़रिए हटाया गया। उनका बयानिया आज भी वो कायम है, जो APC में तकरीर है सब वो इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है। वो उसमें कितनी हकीकत है ये अलग बात है, लेकिन जो उनका सपोर्टर है वो उस बात पे आज भी यकीन करता है। और आज भी जो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ खिताब किया 2014 के धरने के हवाले से, कुछ ऐसे इंकशाफात, कुछ ऐसे दावे किए जो पहले भी रिपोर्ट होते रहे, लेकिन वो खुद आज कह रहे हैं कि अगर एक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि किस तरह उस पर दबाव डाला गया कि आप इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, तो क्या इन जो दावों की भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि जैसे भी हो कि अगर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, चलें अदालत ने बाद में डिस्क्वालीफाई किया, वो घर चले गए, लेकिन क्या बगैर किसी वजह के या जो भी हो रीज़न, क्या किसी को ये इख्तियार हासिल है कि उनके कुछ सबॉर्डिनेट हैं वो उनको कहें कि आप गैर आइनी तरीके से उन पर दबाव डालें कि आप इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं? तो मेरे ख्याल में पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और अगेन दूसरा, जो सियासी तौर पर जो सियासी लीडर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में बहुत उनके पास लाइफ्स होती हैं, अगर उनको सियासी मैदान में शिकस्त देंगे, सियासी मौत मारेंगे तो तब वो मरेंगे। अगर नवाज शरीफ की सियासत देखें 35 साल, शायद उससे भी ज्यादा उनको हो गया है, जो जिनके साथ उनकी लड़ाई थी, जिनके साथ उनकी लड़ाई थी, जो बरसों से 35 साल से लड़ते आ रहे हैं, वो बहुत से लोग आज तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। सियासतदान को यही एडवांटेज होता है। तो मेरे ख्याल में इन बयानात से या सुप्रीम कोर्ट या अदालत की ऑब्जर्वेशन से सियासी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ किसी भी तरह से इररेलेवेंट हुए हैं। जब तक सियासी मैदान में उनकी सियासी मौत नहीं होती, मेरे ख्याल में वो रेलेवेंट रहेंगे। चले, मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ जाने पर साथ ही फिर इसी सवाल के साथ जुनैरा मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पॉलिटिकल करियर के हवाले से कि किस तरह वो स्टैंड कर रहा है। अदालत की जानिब से जो आज रिमार्क सामने आए हैं, उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जुनैरा, क्या है साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुस्तक़बिल? ज़रियाब, सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक राजा आमिर साहब। उन्होंने बहुत ही लॉ को सेंटर में रखते हुए प्रैग्मेटिक व्यू दिया है विदाउट टेकिंग साइड्स। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले हफ्ते शायद इस प्रोग्राम में जब हम नवाज शरीफ पर डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने उनके बारे में ये कहा था कि उनको एहतियात से काम लेनी चाहिए, ये ना हो कि वो अल्ताफ़ हुसैन बन जाएं। तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे कहा था कि हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने बंद कर देने चाहिए। अब बात यह है कि जब तक गद्दार पैदा होते रहेंगे और अगर अदालत भी उनको गद्दार कह रही है तो मैं और आप उससे डिसएग्री नहीं कर सकते, तब तक उन्हें सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे। बिकॉज सर्टिफिकेट देने का मतलब है उन्हें एक्सपोज करना। और मैं क्योंकि किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इसलिए चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आई विल ओनली टॉक अबाउट पाकिस्तान। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि चाहे वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाके अपने वारंट रिसीव करने हो, कोई नोटिस रिसीव करने हो, वन हाइट पार्क पे चीज़ें पहुंचती हों उन्हें मौसूल करना हो, हर चीज़ के लिए अदालती कार्रवाई पूरी हो रही है। वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे मौके नवाज शरीफ को प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर वो समझते हैं वो इनोसेंट हैं, अगर वो समझते हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो वो उसको आएँ और उसको फ़ाइट करें सामने खड़े होके, चाहे उनको बाहर किसी ने भी भेजा हो। कितना मुश्किल है, अगर आज मैं पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लूँ, मुझे इमरान खान नहीं रोक सकते। सेम अप्लाइज फॉर नवाज शरीफ। नंबर 2, जिन डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट लिखी थी कि उनकी लाइफ को ख़तरा है और उनको पाकिस्तान से जाने देना चाहिए, उन सबको एक एक्सप्लेनेशन कॉल जानी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर से भी मेरा ये सवाल है कि क्या आपके इर्द गिर्द इतने नाइव मशीर मौजूद हैं कि वो आपको डॉक्टर्स होते हुए भी इतनी गलत रिपोर्टें देते रहे हैं, और आपकी अपनी जजमेंट कॉल कहाँ थी
जब वो बाहर जा रहे थे। आप इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं कि आपने नवाज शरीफ को सिर्फ जहाज़ पे सीढ़ियाँ चढ़ते देखा तो आपको अंदाज़ा हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हैं। सो हर जगह हर कोने में थोड़ा थोड़ा सच मौजूद होता है अगर हम उसे देखने को तैयार हों। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बहुत सारे मामलों में, ख़ास तौर पे अगेंस्ट चाइना। इस वक्त बहुत सारी मनी पंप की गई है पाकिस्तान में फॉर सुन्नी शिया डिवाइड। और आपके ख्याल में क्या फजलुर रहमान अगर इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी फ़ौज का वही हाल करेंगे जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का किया, तो उसके पीछे कोई वजह नहीं होगी? तो नवाज शरीफ कहीं यूज़ ना हो जाएं एंटी स्टेट लोगों के हाथ में, क्योंकि जिस तरह फ़तेहुल्लाह गुलन को अमेरिका ने रखा हुआ टर्की के ख़िलाफ़, पहले अल्ताफ़ हुसैन को ब्रिटेन ने रखा हुआ था और अब अल्ताफ़ हुसैन उनके काम का नहीं रह गया, तो उन्हें एक बंदा चाहिए। तो नवाज शरीफ को समझने की ज़रूरत है, कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। दैट इज़ माई एनालिसिस ऑन इट। ब्रिगेडियर साहब, पॉलिटिकल करियर में तीन चीज़ें हैं जो आपके तीन चीज़ें हैं जो इसमें, एक तो है जो आप अदालत की बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस का इफेक्ट आप एक इंडिविजुअल पे देख रही हैं। अभी हमने अदालत की बात की, इंडियन कोर्ट की बात की, और हमने कहा कि उन्होंने फैसिलिटेट किया मुजरिमों को, जिसके ऊपर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में जो चीज़ें सामने नज़र आई हैं उसमें ये लग रहा था कि एक साजिश है, और हमने सारे पार्टिसिपेंट ने ये कहा कि ये एक साजिश है। अब यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ रही हैं एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़। उस इंडिविजुअल का बैकग्राउंड उठा के देखेंगे जो ख़ुद उसने बहुत सारी चीज़ों को असम्बली में एक्सेप्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को उसने बयान दिए, बहुत सारी चीज़ों के बयानात उसकी औलाद ने दिए, बहुत सारी चीज़ों के बयानात उनकी बेटी ने दिए, और उस चीज़ों से उन बयानात की रोशनी में साबित हुआ कि नवाज शरीफ चोर भी है, नवाज शरीफ डाकू भी है, और नवाज शरीफ करप्ट भी है, और नवाज शरीफ झूठा भी है, एंड इज़ ए कंपल्सिव लायर। और वो लायर सिर्फ वो नवाज शरीफ नहीं है, उसकी पूरी फैमिली के अंदर झूठ बोला। एक कहता है मेरा दादा जो है बिजनेसमैन था, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे दादा तो बड़े गरीब थे। तो आपने इन तमाम चीज़ों को, इंडिविजुअल को सिर्फ ये नहीं देख लेना कि उसने खिताब कर दिया तो वो आसमान पे पहुंच गया। ही इज़ अ कंपल्सिव लायर। उसने असम्बली में खड़े होकर कहा कि जी ये जो कुछ किया वो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मुजरिम के तौर पे, एक कन्विक्ट के तौर पे, एक मुल्ज़िम के तौर पे यहाँ भी उसने झूठ बोला, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उमरा की, जो इलीट की खुशामद में कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन सेल देमसेल्व्स। और पाकिस्तान इस खत्ते में तो ये होता है ना, अंग्रेज़ आया तो लोकल्स ने क्या किया, जाके उसके साथ मिल गए। ये तो यहाँ की तारीख है। तो इसी तरह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ के पॉलिटिकल इलीट उस शख्स के साथ मिलते हैं जो उनको टिकट दे सकता है या उनको फ़ायदा पहुँचा सकता है उसमें। और नवाज शरीफ ने तो सियासत ही की है लोगों को इलीगल फ़ायदा पहुँचा के। तो अगर अदालत ये कह रही है तो उसका इफेक्ट तो फिर इंडिविजुअल पे आना चाहिए, और उसका इफेक्ट इंडिविजुअल से ज़्यादा अवाम पे आना चाहिए जो हकीकत जानते हैं, और ये जानते हैं कि आज अगर इमरान खान नवाज शरीफ बयान दे रहा है, इज बीइंग यूज्ड बाय ये ऐसे उसने बयान नहीं दिया, उसने खुद बयान नहीं दे दिया, उन पर असरअंदाज हो सकते हैं, इंडिया की मुझे बात करने दे, मुझे एक बात करनी दीजिए। बीजेपी के एक लीडर ने क्या कहा कि वी हैव इन्वेस्टेड ऑन नवाज शरीफ। यहाँ पे बॉर्डर पे फायर हो रहा था, लोग मर रहे थे, नवाज शरीफ के अंदर इतनी वो थी कि वो जाके बॉर्डर पे खड़ा होके किसी सिपाही का हाल पूछता या किसी सिविलियन का हाल पूछता। So he is not interested here in politics only. He is interested in earning money through different systems. और वो पैसा वो जमा कर रहा है। आप किताबें उठा के पढ़ ले कि मोटरवे का पैसा जो था वो कहाँ गया था, उससे एवन फील्ड अपार्टमेंट किसने बनाए थे, कर्ज उतारो मुल्क सवारों में जहाँ लोगों ने खैरात दी थी, औरतों ने ज़कात दी थी, अपनी चूड़ियाँ दी थी, वो खा गया। जो शख्स ज़कात खा जाए, जो शख्स चूड़ियाँ खा जाए, जो शख्स वो खा, उससे आप क्या तवक्को करें कि वो पाकिस्तान का लीडर बनेगा कल? बहुत अफसोस की बात है अगर हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना आई कि इस किस्म के मुजरिम को कन्विक्ट कर सके और लाइफ टाइम बैन कर सके। और इसीलिए अदालत ये कर रही है कि वो ये धोखा देके बाहर क्यों गए, जबकि वो यहाँ पे एक मुजरिम के तौर पे रह रहा था, और वहाँ वो फिर रहा है, वहाँ वो शॉपिंग भी कर रहा है, स्ट्रीट में भी फिरता है, नजर भी आ रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान आपको ये याद नहीं है कि यहाँ पे एक कैवलरी ग्राउंड में
एक बच्चा कत्ल हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो एट द एंड उसकी मां जो है। चलें अगले सवाल पर जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बजाय इसके कि मैं किसी एक सवाल की इजाजत है कामरान, अगर आप मुझे दें, जहां पर जब हम बैठ के बात करते हैं, देखें किसी भी डायलॉग की खूबसूरती यही है कि हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है और हर कोई यहाँ पर बैठ के ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पहले बात करता है। हमारे यहाँ इशू ये है कि ख़ास नुक्ता नज़र को जब तक आप सपोर्ट ना करें तो लगता ही है कि शायद आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। जहाँ तक कानून और आइन की हुक्मरानी है, ये तमाम बातें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? मुझे दो सवालों का जवाब आप दे दें कि जब आज नवाज शरीफ ने एक दावा किया है कि एक जो 22 ग्रेड के अफसर जब उन्हें आके कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो क्या ये आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है? दूसरा, हम यहाँ पर सियासतदानों को तो निचोड़ते हैं, जनरल मुशर्रफ जिनको गद्दार डिक्लेयर किया खसूसी अदालत ने सज़ा भी दी, वो 1 घंटे के लिए भी जेल में नहीं गए, नहीं उस पर हम कितनी बात करते हैं? वो बात में उन्होंने सज़ा नहीं हुई, केस चल रहा है, लेकिन उनको हाई कोर्ट में जो सज़ा नहीं हुई, आप उस केस को कंपैरिजन नहीं, हम उसके ऊपर सजाए मौत दी है, सात बार है कि उन पे मतलब हमें एज अ होल चीजों को देखना है। इस मुल्क, ये मुल्क आइडियल नहीं है, यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी उस तरीके से नहीं हो रही है, तो इसलिए जब तक हम अपनी अंदर जो फॉल्ट लाइंस उनको एड्रेस नहीं करेंगे उसको करना चाहूंगा। जी ब्रिगेड साहब, देखिए छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, बात इस वक्त कंपैरिजन की नहीं हो रही। अगर मुशर्रफ ने गलत किया है तो ही शुड आल्सो बी ट्राइड, अगर उससे पहले किसी ने गलत किया है। ब्रिगेड साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ, तीसरा सवाल भी यहाँ पर मैं ऐड ना कर सकी, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।